नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाला उपचुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, कोई साधारण उपचुनाव भी नहीं है। यह राज्य के लिए आम चुनाव के बराबर का चुनाव है। चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा भले ही अभी बाकी है, लेकिन चुनावी बिसात सजने लगी है। इस पर सियासी जंग में जीत के लिए पार्टियों की रणनीति बनने लगी है। हर दिन कुछ न कुछ नया किया जा रहा है। क्या प्लान पार्टियां बना रही हैं, नेता क्या दांव पेच अपना रहे हैं, किस नए मुद्दे को हवा दी जा रही है और किस पुराने मुद्दे को धार दी जा रही है। इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे उपचुनाव से जुड़ी हर खबर, बताएंगे इलेक्शन का हर अपडेट, और इसीलिए हम आपको लेकर चलेंगे उपचुनाव के रण में। चलिए शुरू करते हैं उपचुनाव का रण। सत्ताईस सीटों पर उपचुनाव होना है और इससे पहले केंद्र से प्रदेश को बड़ी सौगात मिलने वाली है। पीएम मोदी मध्य प्रदेश को सौगात देंगे। अगले हफ्ते पीएम मोदी के 2 कार्यक्रम होने 9 और 12 सितंबर को। पीएम मोदी का कार्यक्रम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री जुड़ेंगे। फसल बीमा और पीडीएस से जुड़े कार्यक्रम में पीएम शिरकत करेंगे और एमपी के लिए बड़ी घोषणा वो कर सकते हैं। इधर उपचुनाव को लेकर बीजेपी में बड़ी हलचल तेज हो चुकी है। आज शाम बीजेपी ने सभी मंत्रियों की एक बैठक बुला ली है। शाम 7 बजे सीएम आवास पर मंत्रियों के साथ बैठक की जाएगी। उपचुनाव की रणनीति पर मंत्रियों के साथ सीएम मंथन करने वाले हैं। तो मंथन किया जाएगा। उपचुनाव की रणनीति पर सभी मंत्रियों को बुलाया गया। इस बैठक में सभी को तलब किया गया। तो काफी अहम बैठक ही मानी जा रही है। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, उनसे बात करते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, सभी मंत्रियों को तलब किया है। आखिर क्या रणनीति बनाई जाएगी उपचुनाव को लेकर? बिल्कुल, देखिए ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब चौथी बार सीएम पद की शपथ ली तो उसके बाद सीएम हाउस में पहली बार मंत्रियों के साथ में कोई बैठक यहां आयोजित की गई है। हालांकि इसके पीछे की वजह हो सकती है कि बीच में काफ़ी वक्त तक लॉकडाउन भी रहा कोरोना की वजह से, लेकिन ये पहली बैठक सीएम हाउस में अब होने जा रही है। तो इससे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उपचुनाव जो सबसे बड़ी चुनौती अब आने वाले वक्त में है, जैसा कि आप कह भी रहे थे कि ये कोई उपचुनाव नहीं बल्कि आम चुनाव है। और अगर कहा जाए कि आम चुनाव से ज़्यादा इसकी अहमियत है सरकार के रहने या न रहने को लेकर, तो फिर शायद गलत भी नहीं होगा। तो ये चुनाव है और इसी चुनाव की रणनीति के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। अब से बस कुछ ही देर बाद 7 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। हालांकि सरकार के जो कई मंत्री हैं वो अभी या तो कोरोना से पीड़ित हैं या फिर कोरोना की वजह से क्वारंटाइन हैं, तो वो यहाँ पर शामिल नहीं हो पाएंगे। और कुछ मंत्री भोपाल से बाहर भी हैं। तो ये माना जा रहा है कि जब अंदर बैठक होगी तो उसमें ये सारे मंत्री जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं या कोरोना पॉजिटिव हैं तो उन्हें फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जोड़ा जाएगा, ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है। लेकिन बाकी जो मंत्री भोपाल में हैं वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे। और 7 बजे से ये बैठक आने वाले उपचुनाव में क्या रणनीति हो बीजेपी की और सरकार के लिहाज से जो काम किए गए हैं 5-5.5 महीने में, वो जनता के बीच में कैसे पहुँचाए जाने हैं, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। और ख़ास बात ये भी है कि बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक कल प्रदेश मुख्यालय में भी होने जा रही है, जिसमें सभी विधायक, सभी मंत्री और सभी सांसदों को बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब औपचारिक तौर पर रणभेरी बजना तारीखों के साथ में बाकी है उपचुनाव की, लेकिन सियासी तौर पर तैयारियों की रणभेरी बज चुकी है। तैयारियों की रणभेरी बिल्कुल शरद बच चुकी है। और इस बीच एक बैठक तो ये हो रही है और बैठकों का दौर तो रोजाना अब चल निकला है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन बीच में खबर ये भी आ रही थी कि बीजेपी के ही कुछ नेता जो हैं वो अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने एक जगह पर बैठक भी की थी, रघुनंदन शर्मा भी उसमें थे। क्या उनको उस धड़े से जुड़ी हुई कोई खबर उनको मनाने के लिए, उनको समझाने के लिए कैसे तैयारी कर रही है बीजेपी? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। कुछ ऐसे नेता
जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो नाराज़ हैं, उनको संभवतः मना लिया गया है, क्योंकि पिछली और आखिरी जब बैठक रघुनंदन शर्मा के नेतृत्व में भोपाल में हुई तो उसमें उनके जो तेवर थे वो बहुत नरम थे और उन्होंने ये कह दिया था कि संगठन की ओर से बातचीत की पहल की गई है, लिहाजा अब वो अगली बैठक तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें ये लगता है कि उनकी बातों को दरकिनार किया जा रहा है। तो कोशिश बीजेपी की ओर से ज़रूर की जा रही है इस बात की कि नाराज़ों को मना लिया जाए, लेकिन ये नाराज़गी दूर करना कहीं सिर्फ सतही तौर पर ना हो जाए, सिर्फ नेताओं के बयानों में ही नज़र ना आए। अंदर खाने अगर कुछ नाराज़ नेताओं ने अपनी नाराज़गी को बरकरार रखा, खास तौर से ग्वालियर चंबल के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो फिर बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल भरा हो सकता है। और ये इस बात के संकेत बीच बीच में मिल भी रहे हैं। हाल ही में जब बीजेपी का एक मेगा शो ग्वालियर में हुआ सदस्यता का, जिसमें बीजेपी ने दावा किया कि करीब 76,000 कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए, उसी दौरान जयभान सिंह पवैया ने सांप की 2 जीभ वाला एक ट्वीट कर दिया था, जिससे पूरे किए धरे पर एक तरीके से बीजेपी के पानी फिर गया उन तैयारियों को लेकर। और चर्चा इस बात की होने लगी कि क्या जयभान सिंह, माया सिंह, अनूप मिश्रा, ऐसे जो नेता वहाँ, सतीश अग्रवाल जैसे कुछ और उनसे छोटे स्तर के नेता भी वहाँ पर हैं, तो क्या ये इनकी नाराज़गियाँ अभी भी बनी हुई हैं? कुछ खबरें तो ऐसी भी चल रही हैं कि हो सकता है कि बीजेपी के कुछ नेता चुनाव से ठीक पहले टिकट की खातिर पाला बदल लें। तो ये सारी जो रणनीतियां हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं कि बीजेपी के पास ही है, पाला केवल बीजेपी ही बदलवा सकती है, कांग्रेस भी बदलवा सकती है। इसमें कोई अचंभित ऐसी बात नहीं होगी और संभव है, बहुत संभव है कि ऐसे जो दांव पेच हैं वो हो सकता है कि टिकट बंटने तक अब हमको देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कोई केस भगीरथ प्रसाद जैसा भी ना हो जाए कि टिकट मिलने के बाद पाला बदलने की कहानी हो जाए। तो इस तरीके की चुनौतियां भी कहीं ना कहीं सामने आ सकती हैं। यही वजह है कि रणनीतियां दोनों खेमों में चल रही हैं, सीएम हाउस से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक और पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यालय से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले से लेकर पीसीसी तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शरद। आगे बढ़ते हैं। घटिया चावल पर भी सियासत जारी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया और पूरे मामले की सीबीआई जांच करने की मांग कर दी है। कमलनाथ ने लिखा है कि चावल घोटाला सिर्फ बालाघाट और मंडला जिले तक ही सीमित नहीं है, ये कई जिलों तक फैला हुआ है और इसके तार भी ऊपर तक जुड़े हुए हैं। कमलनाथ ने जांच का दायरा भी बढ़ाने की मांग सरकार से की है। 2 जिलों तक घोटाले की जांच को सीमित कर घोटाले को दबाने के आरोप कमलनाथ ने सरकार पर लगाए भी हैं। और इधर प्रदेश में घटिया चावल की आपूर्ति कमलनाथ के समय होने के बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया है और कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने केंद्र की एक रिपोर्ट जारी कर दी है। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि 2 से 3 साल पहले चावल की खरीदी हुई थी। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में 100% रिसाइकल्ड चावल जिलों में पहुंचाने की जानकारी दी गई। रिपोर्ट में चावल खरीदी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को नकारते हुए सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग दोहराई है। जनता पार्टी का काला चेहरा और उसकी घिनौनी करतूतें जनता के सामने उजागर हो गई हैं। सरकार इस झूठ को प्रचारित कर रही है कि ये चावल कमलनाथ जी की सरकार के समय खरीदा गया। वो इस झूठ को प्रचारित करने के लिए एक और बड़ा झूठ बोल रही है कि उनके पास ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट थे। मैं आज रिपोर्ट के दूसरे पन्ने को जारी करते हुए प्रदेश की जनता को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये रिपोर्ट में ही, जांच रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये चावल 2 से 3 साल पुराना था और 3 साल पुराना चावल था जिसकी समय सरकार शिवराज सिंह की यहाँ पर काम कर रही थी। तीसरी चीज, रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि ये 100% रिसाइकिल्ड मटेरियल है, 100% रिसाइकिल्ड, ये भी रिपोर्ट में बताया गया है। यानी कि एक बड़ा घोटाला अफसर और मंत्रियों और नेताओं की मिली भगत से ये लगातार चल रहा था, जिसमें घटिया माल अंदर करके अच्छा माल बाहर करने का ये जो राशन माफिया भारतीय जनता पार्टी का ये लगातार काम करता रहा होगा। और वहीं 3 साल पहले चावल खरीदी के कांग्रेस के जारी रिपोर्ट पर बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ। बीजेपी कह रही है कि चावल खरीदी का पूरा गड़बड़ झाला पहले की कांग्रेस सरकार में हुआ।
बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि 15 महीने तक सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस की सरकार गड़बड़ी को रोकने में विफल रही। अपनी गलतियों का ठीकरा कांग्रेस बीजेपी पर फोड़ रही। मामला केंद्र सरकार के संज्ञान में आने पर सरकार ने कार्रवाई की। कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार के दौरान के गड़बड़, घोटाले, अनियमितताओं के मामले लगातार उजागर हो रहे हैं। सिवनी के वैनगंगा के पुल का मामला हो, राशन में चावल खरीदी बेचने और तमाम प्रकार की अदला बदली करने का मामला हो, मामले उजागर हो रहे हैं, जांच एजेंसीज को सौंपे गए हैं। इसलिए कांग्रेस बौखला रही है। ये भूल जाते हैं भाजपा पर आरोप लगाने से पहले कि चंद महीने पहले 15 महीने तक, लगभग 1.5 साल तक इनकी सरकार रही है। उस दौरान इन्होंने इन मामलों में लगातार जिस प्रकार की गड़बड़ घोटाले किए हैं वो उजागर हो रहे हैं। इसलिए आरोप लगाने से पहले जरा अपने ऊपर झांक लें, आत्मावलोकन कर लें। कोई बचने वाला नहीं है। कमलनाथ जी ने ऐसे माफिया को पाला पोसा बढ़ाने का काम किया है मुख्यमंत्री के कार्यकाल में। और अगर पहले से हो रहा था तो फिर 15 महीने तक आपने समाप्त क्यों नहीं किया? ये आरोप लगाने से पहले क्यों नहीं सोचते? शिवपुरी में उपचुनाव से पहले बीजेपी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने बैठक की। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 27 सीटों पर उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का चुनाव लड़ना उनका अपना फैसला है, लेकिन बीजेपी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, तोमर ने यह कहा कि सभी 27 सीटें पार्टी जीतेगी। जनता पार्टी सभी 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतने के लिए लड़ेगी और हमारी कोशिश होगी कि हम 27 की 27 सीटों पर विजय हासिल करें। अच्छा, पहले बीएसपी चुनाव नहीं लड़ती थी उपचुनावों में, तो उसकी अब उपस्थिति सब जगह होने जा रही है, तो उसका क्या असर मानते हैं आप भाजपा? देखिए, दरअसल क्या सब पार्टियां हैं, उनका अपना अपना निर्णय है। किसी पार्टी के चुनाव लड़ने से किसी को फायदा नुकसान ये सवाल नहीं है। हर आदमी का अपना अधिकार है, वो लड़े न लड़े। हम लड़ेंगे तो भाजपा की। शिक्षक दिवस के मौके पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बोले कि 15 साल में शिक्षा व्यवस्था के स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ। स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन पर गंभीरता नहीं दिखाई जाती है। 13,000 सरकारी स्कूलों को बंद करना सरकार की शिक्षा नीति की असफलता को बतला रहा है। और रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने निशाना साधा है और कमलनाथ पर पढ़ाई में भी राजनीति करने के आरोप लगा दिए हैं। इस मुद्दे पर गिरिराज दंडोतिया से बात की हमारे संवाददाता ने। शिक्षक दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिक्षकों को संबोधित किया है और उन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रमों में लोकतंत्र के बचाने की बातें शामिल होनी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए शिवराज सरकार में मंत्री गिरिराज दंडोतिया जी हैं। गिरिराज जी, कमलनाथ जी ने कहा है आज शिक्षकों को संबोधित करते हुए कि लोकतंत्र बचाने का जो पाठ्यक्रम है वो शामिल होना चाहिए किताबों में। वे अपने व्यापार को बढ़ाएं माननीय कमलनाथ जी, और राजनीति में वो हम समझते थे उतने परिपक्व नहीं हैं। इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि पढ़ाई लिखाई में भी राजनीति चलने लगी है। पढ़ाई में भी बच्चों के भविष्य के पढ़ाई में भी राजनीति करने लगे कि इस पाठ्यक्रम में क्या छपा है, ये पढ़ाई कैसे हो रही है, इस पर भी राजनीति करने लगे। झूठे अनगढ़ आरोप और विरोध करना उनकी फितरत में है और कांग्रेस की फितरत में है, और जब ही कांग्रेस पूरी रसातल में चली गई। आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव के नतीजे होंगे वो क्या होंगे? जनता बता देगी, इसका जवाब देगी इनको। ये इस तरह की चिटपुट राजनीति कर रहे हैं, उसका जवाब जनता देगी, सम्मानी मतदाता देगा और इनको बता देगा कि राजनीति क्या चीज़ होती है। ये कोई व्यापार नहीं है। ये ग्वालियर चंबल में जा रहे हैं 12 तारीख को शो करने के लिए। 15 महीने कमलनाथ सत्ता में रहे, चंबल में बाढ़ भी आई, लोगों के घर बह गए, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई, तब कमलनाथ को याद नहीं आई ग्वालियर चंबल में जाने की? तब सिंधिया जी कीचड़ में गए और आज कमलनाथ जी जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। जनता उनको जवाब देगी कैसे वोट मांगा जाता है। तो ये हैं गिरिराज दंडोतिया, शिवराज सरकार में मंत्री हैं, और उन्होंने कहा है कि
दरअसल पाठ्यक्रमों में या शिक्षा में कम से कम कमलनाथ को राजनीति नहीं तलाशना चाहिए। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। उपचुनाव से पहले भिंड में कांग्रेस नदी बचाओ सत्याग्रह कर रही है। पूर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह से नदी बचाओ को लेकर यात्रा पर वो निकले हैं। गोविंद सिंह की पदयात्रा को पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। गोविंद सिंह की पदयात्रा 11 सितंबर तक चलेगी। बड़ा सवाल ये है कि क्या पदयात्रा के जरिए कांग्रेस उपचुनाव में वोटर्स को अपनी ओर खींच पाएगी क्या? आज शिक्षक दिवस है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मॉडल स्कूल से पढ़ाई की थी। इस स्कूल में पहली बार सीएम ने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था। मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान बचपन से ही मेधावी थे। शिक्षक दिवस पर आज हम आपको एक ऐसे शिक्षक से मिलवाने जा रहे हैं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गुरु रहे हैं। इन्होंने ना सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तित्व को निखारा है, बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही दूसरी राजनीतिक हस्तियों और प्रशासनिक अधिकारियों के व्यक्तित्व को भी संवारा है। मॉडल स्कूल में प्रिंसिपल रहे केसी जैन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गुरु रहे। इन्होंने ना सिर्फ मुख्यमंत्री की शरारतों को देखा है, बल्कि उनके अंदर किस तरह की नेतृत्व क्वालिटी रही है उसको भी इन्होंने देखा। इस वक्त हमारे साथ शिक्षक केसी जैन है, उन्हीं से जानेंगे। सर, मुख्यमंत्री आज पूरे मध्य प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन उनको आपने पढ़ाया है तो कैसे थे, कैसा उनका व्यक्तित्व था, कैसे पता चला कि ये जो व्यक्ति है बड़े होकर मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे? देखिए, अब शिवराज सिंह के बारे में मैं आपको क्या कहूँ। एक कहावत है कि जैसे पूत के लक्षण पलने में ही दिख जाते हैं, बस ये कहावत शिवराज जी के ऊपर चरितार्थ होती है। और जब ये स्कूल में आए, वास्तव में उस समय पूरे टीचर्स ने ये देखा, ये समझा कि इनमें किसी भी गलत चीज़ को सहन करने की जो कैपेसिटी है वो नहीं, गलत चीज़ को ये सहन कर ही नहीं सकते हैं। ये विशेष बात जो है ना शिवराज सिंह के अंदर सब लोगों ने देखी। और लीडरशिप की क्वालिटी भी उसी समय लोगों को नज़र में आई। वैसे इन्होंने कभी, जैसे छात्र संघ का इलेक्शन है, शिवराज जी ने कभी नहीं कहा कि जो है ना मुझे अध्यक्ष बनना है या किसी और पद पर रहना है। बच्चे इतने चाहने लगे थे इनके आने के बाद में कि सब लोगों ने कहा कि अध्यक्ष तो आप ही बनेंगे, आपको ही बनना है। ये तो हो गई किस तरह से वो चुनाव लड़े, कैसे छात्रों के भी वो प्रिय थे, मतलब अपने संघ जो साथी थे उनके प्रिय थे। लेकिन क्या कभी उनको डांट भी पड़ी, आपने उनको पिटाई विटाई भी लगाई है क्या? कभी वो शरारतें करे या कुछ मस्ती हुई है जिसकी वजह से उनको पिटाई भी आप लोगों की पड़ी हो कभी? नहीं, एक स्कूल की पहले ट्रिप निकला करती थी जो है ना, काफ़ी गोवा ट्रिप निकली थी स्कूल से। गोवा ट्रिप में शिवराज जी और 30-40 लड़के और थे और टीचर्स भी काफ़ी थे। तो जब गोवा ट्रिप से लौट रहे थे तो उस समय बस में ये, अब जैसे बच्चों की आदत होती है हुड़दंग मचाना, ये वो ज़ोर ज़ोर से गाने गाना, ढपली जैसी बजाना। तो उस समय क्या है कि थोड़ा सुनसान इलाका था, सब लोगों ने मना किया कि भाई इस समय ये मस्ती करने की जगह नहीं है। अब पर बच्चे तो बच्चे हैं, नहीं माने। और ये लीडर थे तो इनके पास गए तो इनको अब उस समय जोश में 2-4 जमा दिए इनको। हाँ, फिर ये शांत हो गए। नवंबर में विद्यासागर जी महाराज वहाँ थे, हम लोग भी उनके दर्शन करने गए और ये सांसद थे उस समय, ये भी उस समय वहाँ पहुँचे। तो मैंने तो देखा नहीं कि ये आए हैं या किसी से मालूम भी नहीं पड़ा कि ये आए हैं, पर इन्होंने देख लिया और एकदम से आए, मेरे चरण स्पर्श किए, मैंने आशीर्वाद दिया। हमारी श्रीमती जी भी थी, उनके भी चरण स्पर्श किया। सब पूरा हाल पूछा, कैसे हैं, इतने दिनों बाद मिले सर आप, ये वो। तो ये भाव जिस आदमी के होते हैं वास्तव में वह उसको ऊंचाइयों पर जाने से कोई नहीं रोक सकता।
लोगों की भलाई करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए जिस तरह से योजनाएं वो तैयार करते थे, वो स्कूल टाइम से ही उनकी नजर आने लगी थी। यानी एक परिपक्व व्यक्तित्व बचपन से ही शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में नजर आता रहा है और वो आज सबके सामने दिखाई दे रहा है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।